नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ध्यान यानी मेडिटेशन। ये शब्द सुनते ही शायद दिमाग में एक शांत योगी की तस्वीर आती है या फिर किसी ऐप की आवाज जो कहती है अपनी सांसों पर ध्यान दें। पर क्या ये वाकई में बस इतना ही है? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ कह सकते हैं चौंकाने वाली बातें बताते हैं। हम देखेंगे कि जिस शब्द को हम आज मन शांत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका असली मतलब तो कुछ और ही था। और हम ये भी समझेंगे कि बुद्ध की मूल शिक्षाओं में ध्यान का मकसद सिर्फ तनाव कम करना नहीं बल्कि जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना था। तो आज का हमारा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मेडिटेशन क्या है। हमारा सवाल है, क्या हम सब जिस मेडिटेशन को जानते हैं वो बुद्ध की मूल शिक्षाओं से कहीं भटक तो नहीं गया है? और अगर हाँ, तो फिर असली रास्ता क्या है? चलिए इस पूरी जानकारी की परतों को खोलकर देखते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आज के जमाने में जब कोई कहता है मैं मेडिटेशन करता हूं, तो उसका असल में मतलब क्या होता है? ये एक अच्छा शुरुआती सवाल है क्योंकि आज इस शब्द के कई मतलब निकाले जाते हैं। लेकिन अगर हम स्रोतों को देखें तो चार मुख्य बातें सामने आती हैं जो ज्यादातर अभ्यासों में मतलब कॉमन है। पहली है जानबूझकर ध्यान लगाना। आप अपनी मर्जी से कोई एक चीज चुनते हैं, आपकी सांस, शरीर में कोई सनसनी या कोई मंत्र। ठीक है, तो ये अपने आप नहीं होता, हमें कोशिश करनी पड़ती है, एक फोकस पॉइंट चुनना होता है। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट यहीं से जुड़ता है, उस फोकस को बनाए रखना। मन का काम है भटकना, वो भटकेगा ही। अभ्यास ये है कि जब भी वो भटके तो उसे बिना झुंझलाए, बिना खुद को कोसे, प्यार से वापस उसी चीज पर ले आना। बार बार? हाँ, बार बार, हजार बार। ये सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन करने में शायद सबसे मुश्किल यही है, बिना फ्रस्ट्रेट हुए वापस आना। यही तो साधना है। तीसरा पॉइंट है मन की उथल पुथल को काबू करना। धीरे धीरे जब आप ध्यान को वापस लाना सीख जाते हैं तो मन की बेचैनी कम होने लगती है और एक तरह की शांति और स्थिरता आने लगती है। और चौथा? चौथा सबसे दिलचस्प है। इसे कहते हैं मेटा अवेयरनेस। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं के समंदर में डूबने के बजाय किनारे पर खड़े होकर उन्हें लहरों की तरह आते जाते देखना। आप ये समझने लगते हैं कि मैं दुखी हूं और मेरे मन में दुख का एक विचार आया है, इन दोनों में बहुत फर्क है। आप अपने विचारों से अलग हो जाते हैं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर क्या चीज ध्यान नहीं है? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग सोचते हैं कि बस लेटकर आराम करना ही ध्यान है। हाँ, और ये जानना भी उतना ही जरूरी है। स्रोत साफ कहते हैं कि ये सिर्फ लेटना या पैसिव रिलैक्सेशन नहीं है। अच्छा। क्योंकि इसमें एक्टिव अवेयरनेस यानी सक्रिय जागरूकता चाहिए। ये सोचना, प्लानिंग करना या किसी समस्या का विश्लेषण करना भी नहीं है, और न ये दिन में सपने देखना या कुछ कल्पना करना है। और सबसे जरूरी बात जो स्रोतों ने लिखी है, इसके लिए किसी धर्म या विचारधारा को मानना जरूरी नहीं है। हाँ, ये एक स्किल है, एक मानसिक कसरत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मन को ट्रेन करने का एक तरीका है, जैसे हम शरीर को ट्रेन करने के लिए जिम जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई ध्यान की आज की परिभाषा, मन को शांत करना, विचारों को देखना। लेकिन स्रोतों में एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये है कि ये परिभाषा बहुत नई है। अगर हम टाइम मशीन में बैठ के 500 साल पीछे जाएं और किसी से मेडिटेशन करने को कहें तो वो शायद कुछ बिल्कुल अलग ही करता। ये बिल्कुल सच है, और यही इस शब्द की सबसे दिलचस्प कहानी है। इसकी जड़ें लैटिन भाषा के शब्द मेडिटोरी में है, और इसका मतलब था गहराई से सोचना, किसी विषय पर मनन करना या किसी विचार का मानसिक अभ्यास करना। एक मिनट रुकिए, तो जो शब्द हम आज मन खाली करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका असली मतलब था मन को और ज्यादा चलाना, मतलब सोचना। हाँ, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। ये उल्टा कैसे हो गया? बिल्कुल। और ये बदलाव अचानक नहीं आया। रोमन काल में इसका मतलब था दार्शनिक चिंतन करना। मध्य युग में ईसाई धर्म में इसका मतलब था बाइबल की आयतों पर गहराई से सोचना। यहाँ तक कि 17वीं सदी में डेकार्त ने अपनी मशहूर किताब का नाम रखा मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी, जिसका मतलब था दर्शन पर गहरा चिंतन। हर जगह इसका मतलब सोचना ही था। हर जगह। तो फिर ये सोचने से विचारों को देखने तक कैसे पहुंचा? ये बदलाव आया 19वीं और 20वीं सदी में, जब पश्चिम का सामना पूर्वी दर्शन और अभ्यासों से हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसी संस्थाओं ने जब भारत और एशिया के अभ्यासों को समझना शुरू किया तो उनके पास ध्यान, भावना या ज़ेन जैसे शब्दों के लिए कोई सीधा अंग्रेजी शब्द नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने सबसे करीबी लैटिन शब्द मेडिटारी से बना मेडिटेशन उठा लिया
और इन सभी पूर्वी अभ्यासों पर एक लेबल की तरह चिपका दिया। ओहो, और बस वहीं से इसका मतलब हमेशा के लिए बदल गया। कमाल है। यानी एक शब्द का एक तरह से अपहरण हो गया। और इसी सिलसिले में आपने ध्यान से ज़ेन तक के सफर का जिक्र किया था। ये कैसे हुआ? ये एक ही विचार अलग अलग देशों में जाकर कैसे बदला? ये सफर भाषा और संस्कृति के साथ विचार के बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। शुरुआत हुई भारत में संस्कृत शब्द ध्यान से, जिसका मतलब था सोचना या मनन करना। लक्ष्य था मन को बिना भटके एक विषय पर टिकाए रखना। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन। हाँ, एक तरह की मानसिक पकड़। फिर जब बौद्ध धर्म में पाली भाषा का इस्तेमाल हुआ तो यही शब्द बन गया झान। झाम। हाँ, यहाँ इसका मतलब थोड़ा और गहरा हो गया। ये सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मन की उन गहरी अवस्थाओं के लिए इस्तेमाल होने लगा जहाँ विचार लगभग शांत हो जाते हैं। तो ये सोचने से आगे बढ़कर अनुभव करने पर आ गया। बिल्कुल। फिर जब बौद्ध भिक्षु इस विचार को चीन लेकर गए तो वहाँ की भाषा में ये चान बन गया। चीन में ताओवाद का प्रभाव था जो सहजता पर जोर देता है, तो वहाँ चान का मतलब और सरल हो गया। अच्छा। अब जोर मुश्किल तकनीकों पर नहीं, बल्कि सीधी और सहज जागरूकता पर आ गया। और फिर जापान में ये ज़ेन बना। हाँ, और जापान में इसका सरलीकरण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। ज़ेन ने लगभग सभी वैचारिक सिद्धांतों और तकनीकों को एक तरफ रख दिया। जोर सिर्फ एक चीज पर था, जाजेन, यानी सिर्फ बैठना। सिर्फ बैठना। हाँ, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी तकनीक के, बस पूरी तरह से वर्तमान पल में मौजूद रहना। यानी एक ही विचार का सफर मानसिक चिंतन से शुरू हुआ, फिर वो गहरी एकाग्रता बना, फिर सहज जागरूकता, और अंत में सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में होना। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, सिर्फ बैठना, लेकिन क्या ये वाकई में सरल है? मतलब सारे नियम हटाकर सिर्फ बैठने पर जोर देना, इसमें तो खो जाने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। आपने बहुत सही पकड़ा। यही ज़ेन का विरोधाभास है। बाहर से सबसे आसान दिखता है, लेकिन अंदर से ये सबसे ज्यादा अनुशासन मांगता है, क्योंकि आपका सहारा लेने के लिए कोई तकनीक नहीं होती। आपकी एकमात्र गाइड आपकी अपनी जागरूकता होती है। तो अब इस सब को बुद्ध की मूल शिक्षाओं के संदर्भ में देखते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल मेडिटेशन का मतलब अक्सर तनाव कम करना या बेहतर नींद लेना समझा जाता है। श्रोत यहाँ अनुमोदना संकल्प नाम की एक संस्था का जिक्र करते हैं जो इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। हाँ, और वो नजरिया बुद्ध की मूल शिक्षाओं यानी सुत्तों के बहुत करीब है। वाह। वहाँ मेडिटेशन के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है भावना, भावना। और इसका मतलब विकास करना या खेती करना है। खेती करना। हाँ, ये दिलचस्प है। बिल्कुल। बुद्ध के लिए ये कोई आराम करने की तकनीक नहीं थी, ये मन की खेती थी। इसका मकसद सिर्फ थोड़ा आराम देना नहीं, बल्कि इंसान को पूरी तरह बदल देना है। लक्ष्य है मन की उन आदतों को छोड़ना जो हमें परेशान करती हैं, अच्छी आदतों को विकसित करना और सच्चाई का सीधा अनुभव करना, ताकि दुख से हमेशा के लिए आजादी मिल सके। ये थेराप्यूटिक नहीं, ट्रांसफॉर्मेटिव है। बिल्कुल। तो ये खेती कैसे की जाती है? इसके क्या चरण हैं? स्रोत बताते हैं कि इसके 3 हिस्से हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसे एक किसान की तरह समझिए। भावना का मतलब है मन की खेती करना। सबसे पहले किसान क्या करता है? जमीन तैयार करता है। हाँ, वो जमीन तैयार करता है, उसमें से पत्थर, कांटे और खरपतवार हटाता है। यही है शील, नैतिक आचरण। मतलब सही से बोलना, सही काम करना। हाँ, अपने शरीर और अपनी वाणी पर संयम रखना, क्योंकि अगर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ही उथल पुथल है, आप झूठ बोल रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपके मन की जमीन कभी शांत हो ही नहीं सकती। ये बात तो समझ आती है। ध्यान में बैठने पर वही उथल पुथल परेशान करेगी। बिल्कुल। जमीन साफ हो गई। अब किसान बीज बोता है और उसे पानी देता है ताकि वो जड़ पकड़ सके। यही है समाधि, मन को एक जगह टिकाना, उसे एकाग्र करना। जब आप लगातार ध्यान का अभ्यास करते हैं तो मन की 5 बाधाएं जैसे कामेच्छा, गुस्सा, आलस, बेचैनी और शक कमजोर पड़ने लगती हैं। मन शांत और शक्तिशाली बनता है। ठीक है, तो जमीन तैयार हुई, बीज भी लग गया, अब फल कैसे मिलेगा? वो है तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, प्रज्ञा। हाँ। यानी वो विवेक, वो समझ जो आपको सीधे अनुभव से मिलती है, किताबों से नहीं। जब मन शील से शुद्ध और समाधि से स्थिर हो जाता है, तब वो चीजों को उनके असली स्वभाव में देखने लगता है। उनका असली स्वभाव?
उसका क्या मतलब है? मतलब ये कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई इंसान हो या हमारा अपना विचार, 3 लक्षणों से बनी है। वो अनित्य है, यानी हमेशा बदल रही है। वो दुखा है, यानी असंतोषजनक है, क्योंकि बदलती हुई चीज कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती। और तीसरा? और वो अनात्म है, यानी उसमें कोई स्थायी मैं या मेरा जैसी चीज नहीं है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक सीधा अनुभव है। और यही अनुभव मोह और आसक्ति की जड़ों को काटता है और मुक्ति की ओर ले जाता है। शील, समाधि, प्रज्ञा, जमीन तैयार करना, बीज बोना और फल काटना, ये एनालॉजी इसे बहुत साफ कर देती है। लेकिन यहाँ वो सवाल उठता है जो शायद हर किसी के मन में आता है, क्या ये सब हासिल करने के लिए घर बार छोड़कर एक भिक्षु की तरह जीना जरूरी है? ये एक बहुत ही आम और जरूरी सवाल है, और स्रोत बताते हैं कि अनुमोदना संकल्प का दृष्टिकोण, जो सीधे सुत्तों पर आधारित है, वो कुछ अलग कहता है। उनका मानना है कि अभ्यास सिर्फ आंखें बंद करके गद्दी पर बैठने तक सीमित नहीं है। अच्छा, इसे जीवन के हर पल में लाना है, चलते, खाते, काम करते हुए हर पल जागरूकता बनाए रखना ही असली अभ्यास है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक गृहस्थ यानी आम शादीशुदा नौकरी पेशा इंसान भी इन अवस्थाओं को पा सकता है, यहाँ तक कि अरहत पद को भी? स्रोतों के अनुसार सुत्तों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये रास्ता सिर्फ भिक्षुओं के लिए है। बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा। नहीं, ये बात की परंपराओं की अपनी अपनी व्याख्याएं हो सकती हैं। बुद्ध का उपदेश हमेशा से यही था, एह पसिक्को, यानी आओ और खुद देखो। आओ और खुद देखो। हाँ, किसी की बात पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, खुद अभ्यास करो और खुद जांच करो। लक्ष्य है खुद अनुभव करके जानना कि कोई सोतापन, सकदागामी, अनागामी या अरहत की अवस्था में पहुंचा है या नहीं। तो ये किसी और के सर्टिफिकेट का मामला नहीं है, ये व्यक्तिगत जांच का विषय है। बिल्कुल। आजकल ध्यान की कई परंपराएं हैं, बर्मा की, थाईलैंड की, श्रीलंका की। भारत में गोयनका जी की विपश्यना तकनीक भी बहुत लोकप्रिय है, जिसका अनुभव शायद हमारे कई सुनने वालों ने किया होगा। स्रोत इन परंपराओं को किस नजरिए से देखते हैं? स्रोत इन सभी परंपराओं का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें एक मजबूत नींव मानते हैं। खासतौर पर गोयनका जी के योगदान को अमूल्य बताया गया है, क्योंकि उन्होंने धम्म के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए और लाखों लोगों को इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन वो एक दिलचस्प बात का भी जिक्र करते हैं जो खुद गोयनका जी कहते थे। वो अपने 10 दिवसीय कोर्स को सिर्फ एक ढांचा या स्केलेटन कहते थे। बिल्कुल, उनका कहना था कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये आपको चलना सिखाता है, लेकिन यात्रा आपको खुद करनी है। अनुमोदना संकल्प का दृष्टिकोण इन परंपराओं को बदलने या उनका विरोध करने का नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि इन परंपराओं से मिली नींव का इस्तेमाल करके अब सीधे सुत्तों में गहराई से उतरने का समय है। मतलब ये कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक तरह का नेचुरल प्रोग्रेशन है। हाँ, आप इसे एक सप्लीमेंट या उस नींव पर बनने वाली पूरी इमारत कह सकते हैं। विचार यह है कि परंपराएं एक नक्शे की तरह हैं जो आपको रास्ता दिखाती हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना आपको खुद पड़ता है। और वो चलना है सुत्तों में बताए गए अभ्यास को अपने जीवन में उतारना और बुद्धि की मूल शिक्षाओं के और करीब पहुंचना। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि मेडिटेशन शब्द ने एक लंबा सफर तय किया है। पश्चिम में इसका मतलब सोचने से शुरू हुआ और पूरब में ध्यान से होते हुए ज़ेन की सहज उपस्थिति तक पहुंचा। और फिर हमने बौद्ध धर्म की भावना की गहराई को समझा, जो सिर्फ तनाव कम करने की तकनीक नहीं, बल्कि शील, समाधि और प्रज्ञा के जरिए मन की खेती करके मुक्ति पाने का एक पूरा विज्ञान है। और सबसे जरूरी बात, ये रास्ता हर किसी के लिए खुला है, चाहे वो भिक्षु हो या गृहस्थ। बिल्कुल। और स्रोत में बुद्ध की एक बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र है, जो शायद इस पूरी चर्चा को एक सही जगह पे खत्म करती है। बुद्ध कहते थे कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो कि वो किसी किताब में लिखी है या कोई बड़ा गुरु कह रहा है। उसे सुनो, समझो और फिर अपनी कसौटी पर कसो। उसे बिना स्वीकार या अस्वीकार किए उसकी जांच करो। और यही बात एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाती है। हाँ, सवाल ये है कि अगर अंतिम लक्ष्य सीधा अनुभव से मिलने वाला ज्ञान है, तो इस यात्रा में परंपराओं और शिक्षकों की भूमिका क्या है, और व्यक्ति द्वारा मूल ग्रंथों और अपने मन की सीधी जांच की भूमिका क्या है। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? हाँ, इस पर विचार करना शायद हर साधक के लिए सबसे जरूरी काम है।